नमस्कार दोस्तों, आज हम संवैधानिक इतिहास के इस सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले सेक्शन में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय शासन अधिनियम 1892 के बारे में पढ़ा था। 1892 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, भारत शासन अधिनियम 1892। इसमें हम लोगों ने मुख्य बिंदु जो चर्चा की थी वो बजट के ऊपर चर्चा की थी। बजट में देखा था कि बजट में अधिकार क्या दिए गए हैं भारतीयों को, किस तरह उनके अधिकारों को बजट के संदर्भ में बढ़ाया गया है। तो उसमें अनुपूरक जो चीज़ें होती थी, अनुपूरक जो बोलते थे कि अनुपूरक प्रश्न पूछना है उनको, तो इसके लिए अधिकार नहीं दिया गया था। और चीज़ों प्रश्न पूछने का अधिकार उनको बजट पे दे दिया गया था, जैसे कि बजट पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन बजट पे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ तक एक जो मुख्य अधिकार जो दिया गया था 1892 के अधिनियम में, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो पर चर्चा की थी। अब इसी सेक्शन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे संवैधानिक इतिहास को, और नए अधिनियम की तो और बढ़ेंगे। तो नया अधिनियम जो है हमारा 1892 के बाद महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वह है भारत परिषद अधिनियम 1909। आप इसके बारे में सुनते रहते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम लोग मानते हैं कि गांधी की भी शुरुआत होती है, और गांधी की जो शुरुआत होती है तो उसी के पैरेलल में ये भी चलता है, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया क्यों गया था। तो इसका सीधा संबंध है भारत शासन अधिनियम 1892 से, क्योंकि 1892 में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 1909 के अधिनियम को लाया गया। और इसको लाने के एक और महत्वपूर्ण कारण था कि 1905 के समय जब बंग भंग आंदोलन होता है तो अंग्रेज़ों को ऐसा महसूस होता है कि राष्ट्रवादी ताकतें उभर रही हैं, उग्रवादी राष्ट्रवादी ताकतें उभर रही हैं। तो उसको दबाने के लिए भी सांप्रदायिकता के आधार पर उन्होंने क्या किया, भारत परिषद अधिनियम 1909 लाए। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका अराइज हो सकता है यहाँ से वो ये है कि भारत परिषद अधिनियम किस समिति की सिफारिशों पर आया था या किस समिति पर आधारित था। तो वो समिति थी सर अरुंडेल समिति। इंपॉर्टेंट है, सर अरुंडेल समिति। दूसरा बिंदु है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई। ये आप पढ़ते हैं, और यहीं से ही माना जाता है कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति सफल मानी जाती है यहीं से, और माना जाता है कि बहुत ही आने वाले समय में ये भारत के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा, जिसमें ये काफ़ी हद तक सफल भी हो जाते हैं। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई। नेक्स्ट बिंदु जो है केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों की शक्ति में वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय शक्तियां थी, इसमें हम लोग जानते हैं, तो इसमें शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। इसके अंदर किया क्या गया, आखिर में शक्तियों में वृद्धि की गई तो क्या किया गया। तो पहले बिंदु यह है कि सदस्यों द्वारा बजट पर विवेचन करना, और बजट पर चर्चा करने के संदर्भ में हम लोगों ने बात की थी 1892 वाले में। यहाँ पर भी कुछ और शक्तियाँ दी जाती हैं बजट के संदर्भ में। दूसरा, लोकहित के विषयों पर चर्चा की, जो कि लोकहित के विषयों पर अभी तक चर्चा नहीं होती थी। लोकहित के विषय जैसे गरीबी को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इन जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिए एक मतलब अलग से एक अधिकार दिया जाता है केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को। ठीक है। तीसरा बिंदु है अनुपूरक प्रश्न, जो कि अब तक 1892 के अधिनियम में जो अधिकार नहीं दिए गए थे भारतीयों को, वो अधिकार यहाँ दे दिए जाते हैं। तो कहाँ दिए जाते हैं, तो ये दो चीज़ों को दिमाग में जब रखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। एक तो 1892 का अधिनियम, और दूसरा जस्ट उसके बाद जो 1909 का अधिनियम आता है, तो उसी का क्या होता है, ये क्या कहता है, विकसित मतलब होता है, ये मतलब विकास की तरफ बढ़ता है। तो ये अधिनियम के विकास की तरफ बढ़ रहा है और भारतीयों को और शक्तियाँ मिल रही हैं। ठीक है, तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ से मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम भारत परिषद, जो कि इंग्लैंड में थी, मैंने बताया इसको, भारत परिषद कहाँ थी, इंग्लैंड में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। पहली बार भारत के परिषद में, जो कि इंग्लैंड में था, उसमें 2 भारतीयों को सम्मिलित किया गया। उनका नाम क्या है, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद करें, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किस अधिनियम में 2 भारतीयों को सम्मिलित किया गया भारत परिषद में। आगे चल के भारत परिषद समाप्त हो जाती है, लेकिन अभी तक तो भारत परिषद है। ठीक है, तो भारत परिषद में जहाँ पर भारत परिषद को बाद में विधायी संस्था के रूप में भी स्वीकृति मिल गई थी, और यहाँ पर भारत के लिए कानून बनता था। ठीक है, तो उसमें भारतीय सदस्यों को भी शामिल कर दिया गया। तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। उसके बाद
का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये पड़ जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919। जैसे कि भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मार्ले जो थे सचिव थे और मिंटो क्या थे, वायसराय थे। उसी तरह से यहाँ पर भी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण सुधार किए गए, चलिए देख लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन, यहाँ पर उत्तरदायी शब्द महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी तक जो अंग्रेजों की जो सरकार थी वो किसी प्रकार की घटना घटित होती थी या कोई भी चीज़ होती थी, जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, इस तरह के बिंदुओं पर किसी प्रकार के अगर अवहेलना होती थी, अनुशासन के विरुद्ध कोई कार्य होता था, तो उसके प्रति किसी प्रकार का उत्तरदायित्व अंग्रेज नहीं लेते थे, उत्तरदायी नहीं होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया कि उत्तरदायी शासन शब्द को स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब अंग्रेज जो होंगे वो क्या करेंगे, शासन करेंगे, और अगर किसी प्रकार के अवहेलना, प्रशासन को लेकर किसी प्रकार की अवहेलना होती है या कुप्रशासन होता है तो उसका उत्तरदायित्व क्या हो गया, अंग्रेजी शासन लेगी। ठीक है, तो उत्तरदायी शासन सबसे पहले कहाँ पर जोड़ा गया, किस अधिनियम के थ्रू, तो वो आएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 याद रखेंगे। इसी अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस अधिनियम में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली थी जो कि 1909 में शुरू की गई थी, उसको विस्तार कर दिया गया और उसको सिखों तक विस्तृत कर दिया गया, मतलब कि सिखों को भी शामिल किया गया। ठीक है, तो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली जो कि मुसलमानों के लिए अभी तक था वो सिखों के लिए भी कर दिया गया। और फिर इसके द्वारा केंद्र में, इंपॉर्टेंट देखिए, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। द्विसदनात्मक और द्वैध शासन प्रणाली में अंतर होता है, इस अंतर को अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक, दो सदन, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे कि दो सदन है, संसद में दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं विधानसभा विधान परिषद है। तो उसी प्रकार से ये एक आधार था जहाँ पर ये बताया गया है कि 1919 के अधिनियम में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। एक थी उच्च सदन, एक है निम्न सदन। उच्च सदन में राज्य परिषद और निम्न सदन में विधान सभा को बनाया गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बिंदु पे, प्रांतों में द्वैध प्रणाली। द्वैध प्रणाली आप लोग सुनते हैं, इसके जो जन्मदाता हैं, मतलब जनक जो है वो लायोनिल कर्टिस को माना जाता है। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली के जनक लायोनिल कर्टिस। ठीक है, तो द्विसदनात्मक विधायिका यह अलग है और द्वैध शासन प्रणाली यह अलग है। द्वैध शासन प्रणाली का आशय क्या है कि प्रांतों में या केंद्र में दो विषय या दो विषयों को वर्गीकृत कर दिया गया है, दो विषय बना दिए गए हैं और दोनों विषयों में अलग अलग चीज़ों को रखा गया है। यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली से ये है मतलब है। तो ठीक है, तो प्रांतों में लाया गया, मतलब केंद्र में नहीं था, केंद्र में था ही नहीं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से किया गया, प्रांतों से शुरू किया गया, प्रांत से फिर केंद्र में जाएंगे, लेकिन यहाँ प्रांत की बात कर रहे हैं। तो प्रांतों में दो प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया। अब वो विषय लोकहित के विषय हो सकते हैं। ठीक है, तो लोकहित के विषयों में शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। अन्य जो कार्रवाई वाले विषय होते हैं, जैसे कि कोई कार्रवाई करनी है या वित्त से संबंधित, वित्त इकट्ठा करना, कर संग्रह करना, उससे संबंधित जो विषय हो गए वो आरक्षित में कर दिए गए, जैसे कि राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस। पुलिसिया राज था, अंग्रेजी शासन को पुलिसिया राज माना जाता है। तो पुलिसिया राज मतलब कि पुलिस शासन आरक्षित के अंतर्गत रखा गया। और जो आरक्षित थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख ले कि आरक्षित जो विषय थे वो कौन इसको कंट्रोल कर रहा था। तो कंट्रोल कौन कर रहा था, प्रशासन को गवर्नर जनरल करता था और किसके माध्यम से करता था, अपनी कार्यकारिणी परिषद से करता था। इसमें भारतीयों का किसी प्रकार का योगदान नहीं होता था। अपोजिट, अब इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें तो हस्तांतरित विषय, जिसके अंतर्गत साधारण विषय हुआ करते थे, शिक्षा और स्वास्थ्य उस समय के हिसाब से। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पर सभी चीज़ें क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है,
लोकतंत्र में सभी लोक कल्याणकारी राज्य में सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राजस्व भी है, न्याय भी है, वित्त भी है, पुलिस भी है, स्वास्थ्य भी है और शिक्षा भी है। ये सभी चीज़ें क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन उस समय जो महत्वपूर्ण होता था, जो उन्हें लगता था महत्वपूर्ण है, वो था राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस व्यवस्था। ठीक है, क्योंकि इससे क्या करते थे, वो भारतीयों के ऊपर अत्याचार कर सकते थे, उनको नियंत्रित कर सकते थे। ठीक है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य से क्या होंगे, वो मतलब कि उनका अपना क्या होगा, विकास हो सकता था। तो इसको क्या कर दिया गया, हस्तांतरित विषय के अंदर रखा गया और यहाँ पे गवर्नर जनरल कंट्रोल करना। लेकिन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से करता था। और मंत्री कौन होते थे, भारतीय होते थे। तो भारतीयों के हाथों में अगर कोई चीज़ गई थी तो वो थी हस्तांतरित विषय, मतलब कि शिक्षा और स्वास्थ्य, यहाँ समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब आप बता रहा हूँ तो इसमें एक चीज़ पढ़ते वक्त हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सब कुछ चीज़ें हो रही हैं लेकिन किसके अंतर्गत हो रही हैं, इसको ध्यान में हमेशा जोड़ के रखिए कि हम 1919 की बात कर रहे हैं या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएंगे। इसी अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आप इसकी परीक्षाएं देखते हैं, बहुत बड़ी परीक्षा है, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है, सभी जानते हैं। अभी देखिए हाल ही में इस पर रिजल्ट भी निकला है। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ भारत ने इसको क्या किया, अनुसरण किया और वर्तमान में ये चल भी रहा है। और इसी अधिनियम के अंतर्गत कैग, कंप्यूटिंग ऑडिटिंग जनरल की नियुक्ति भी की गई। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी इसी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये है कि यहाँ से लगभग 70 से 80% जो है जो भी शासन प्रक्रिया होती, कैसे चलाई जाएगी, उन चीज़ों को क्या कर दिया गया, हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया है। अधिकतर जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अनुच्छेद देख लें तो अनुच्छेद देख लें, अनुसूचियाँ देख लें, भाग देख लें, तो अधिकतम अनुच्छेद, अधिकतम अनुसूचियाँ और भाग को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो उस समय देखते हैं कि 1935 के अधिनियम में कितने आर्टिकल थे, ध्यान रखेंगे हल्का सा। आर्टिकल थे 321, अनुसूचियाँ थी 10 और भाग थे 14। नेक्स्ट बिंदु क्या है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ का मतलब समझ लीजिए यहाँ पर कि केंद्र के साथ राज्यों का मतलब राज्य क्या होंगे, मिलकर रहेंगे। तो अब अखिल भारतीय संघ हम कह रहे हैं तो केंद्र होगा, केंद्र में कई राज्य भी होंगे और उसमें रियासतें भी हुआ करती थी, तो रियासतें भी शामिल होंगी। ठीक है, तो वो एक कल्पना की गई कि यहाँ पर भारत शासन अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। हालांकि ये आगे चल के ये अस्तित्व में नहीं आ पाई, बाद में हुआ, काफ़ी समय बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हुआ। लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन हुआ क्या कि 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई कि प्रांत क्या होंगे, अपनी अलग से सरकार चला पाएंगे। तभी आप पढ़ते हैं कि चुनाव होते हैं उस समय 1937 के आसपास क्या होता है, चुनाव होते हैं जिसमें कांग्रेस काफ़ी क्या सीटें ले पाती है और काफ़ी जगहों पर कभी प्रांतों में क्या है, सरकार अपनी बना लेती है। खैर वो इसका हिस्सा नहीं है, वो अलग आप इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ना हमको 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बिल्कुल अपोजिट है 1919 के अधिनियम के, कि यहाँ पर प्रांतों में देश शासन प्रणाली लागू की गई थी, परंतु 1935 में क्या कर दिया गया, प्रांतों से देश शासन प्रणाली का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, लागू किया गया केंद्र में देश शासन प्रणाली, बिल्कुल एज इट इज़। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि प्रांतों के विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित, उसी प्रकार से यहाँ केंद्र में भी हस्तांतरित और आरक्षित 2 विषय क्या कहते हैं, बनाए गए केंद्र के लिए। लेकिन प्रांतों से देश शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो कहाँ समाप्त करते हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा, प्रांतों में कब था और केंद्र में कब था, ये प्रश्न आता है। फिर देखिए संघीय न्यायालय, जो कि 1935 के अधिनियम के तहत दिल्ली में बनाई जाती है, जिसे हम लोग फेडरल कोर्ट भी कहते थे, और जो कि कार्यरत होती है 1 अक्टूबर 1937 से ये न्यायालय क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है, सफल है संघीय न्यायालय जो कि क्या है, दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसी में केंद्र और प्रांत, या हम लोग केंद्र और राज्य संबंध पढ़ते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर केंद्र और प्रांत कहा गया है। केंद्र और प्रांत के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। और हम लोग समवर्ती सूची पढ़ते हैं, समवर्ती सूची पढ़ते हैं, राज्य सूची पढ़ते हैं और संघ सूची पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, वर्तमान में भी पढ़ते हैं। और उस समय क्या किया गया, 1935 का अधिनियम में भी ये चीज़ थी, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहीं से ली गई होगी। ठीक है, तो संघ सूची थी जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची ली जिसमें 54 और समवर्ती सूची थी जिनमें 36 विषय उस समय थे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि सांप्रदायिक
निर्वाचन पद्धति, जो कि अभी आप देख आ रहे हैं दोनों में, 1909 में भी देख रहे हैं और 1919 में भी देख रहे हैं। पहले वाले में 1909 में मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत लाया गया और उसके बाद 1919 में सिखों को लाया गया। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका विस्तार करते हैं और ये आंग्ल भारतीय मतलब अंग्रेज जो थे वो जो भारत की नागरिकता ले चुके थे उनकी बात कर रहे हैं, ईसाइयों की बात कर रहे हैं, यूरोपियों की बात कर रहे हैं और हरिजनों की बात कर रहे हैं। इन सभी पर क्या कर दिया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू कर दी गई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए, भारत परिषद की हम लोग भी चर्चा कर रहे थे। भारत परिषद देखिए यहाँ पर 1909 के अधिनियम में हम लोगों ने सर्वप्रथम भारत परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित कर दिया गया, जो कि इंग्लैंड में था और थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1935 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जो कि इंग्लैंड में था। और इसी समय 1935 के अधिनियम में ही बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, जो कि वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि सभी महत्वपूर्ण अधिनियम मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं अभी पिछले वीडियो से लेकर वर्तमान तक के। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया, क्या क्या कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हर चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और कैसे कैसे उसकी क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और कितना महत्वपूर्ण होता है भारतीय शासन चलाना भारतीय संविधान के माध्यम से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।